अच्छा क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका जो लेक्चर है वो आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस जो आप लास्ट टाइम पढ़े थे, उसमें हमने एक सैंपल जो है वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक है। और लास्ट सैंपल में आपने क्या किया था, आयोडीन की एनालिसिस की थी आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस के थ्रू, सोडियम हैलाइड का जो आपके पास मिनरल है उसके अंदर। तो उसी सीक्वेंस में आपके पास जो है वो एक और एनालिसिस है जिसमें आप आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस जो है उसको यूज़ करते हुए जो स्टील सैंपल है उसकी एनालिसिस करेंगे। आज आपके पास स्कीम आपने वही फॉलो करनी है, लेकिन सैंपल डिफरेंट है। आपके पास स्टील सैंपल है, ठीक है, जिसमें आपने एलिमेंटल एनालिसिस करनी है यूजिंग आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। ठीक है। तो स्टील आपके पास बेसिकली है क्या, ये आपके पास आयरन का लाए है। अच्छा, आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में पहले कहीं स्टील की कोई डिटेल पढ़ी है? नो मैम। चलें ठीक है, फिर यहाँ पर नोट कर लें आपके पास कि स्टील आपके पास एक अलाय है आयरन का, ठीक है, जिसमें आपके पास 1% कार्बन होती है। इसके अलावा आपके पास कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैग्नीज हो सकती है, निकल हो सकती है, क्रोमियम हो सकती है, मोलिब्डेनम हो सकती है, बोरान हो सकती है, टिटानियम हो सकती है, वेनेडियम है, टंगस्टन है, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है। ये सारी मेटल्स जो है वो ट्रेस क्वांटिटी में जो है वो आपके इस सलाई के अंदर मौजूद होती हैं। जो मेन आपका कंपोनेंट है स्टील, उसके अंदर आयरन और कार्बन डाइ ये आपके पास कार्बन मेटल होती है, और ये सारी जो है वो आपके पास ट्रेस अमाउंट में मौजूद होती हैं, जिसमें से हर कंपोनेंट का अपना एक फंक्शन है। ठीक है। आप वो आप समझ लें कि ये आपके पास एडिटिव है। एडिटिव क्या होता है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो आप किसी सैंपल के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक किस्म की प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसे ही मैग्नीज आपके पास एक किस्म की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करती है स्टील के अंदर, निकल दूसरी किस्म की करती है, क्रोमियम तीसरी किस्म की। ठीक है। अब हम इन प्रॉपर्टीज को डिटेल में देखेंगे, लेकिन सिर्फ उस मेटल के लिए जिसकी हमने एलिमेंटल एनालिसिस करनी है। अच्छा, हम स्टील और आयरन जो है ना, ये आपके पास दोनों मोस्टली कंपैरिजन में आते हैं। ठीक है। जैसे आप आयरन के यूटेंसिल्स आपने देखा होगा घर में हम यूज़ करते हैं, वैसे स्टील के भी यूज़ करते हैं। किचन के अंदर आपने देखा होगा जो आप डिफरेंट किस्म के बर्तन यूज़ करते हैं, उसमें स्टील के बर्तन भी होते हैं और आयरन के भी होते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम होता है। नोट किया है कभी? जो बच्चे किचन में काम करते हैं उन्होंने नोट किया होगा कि इन दोनों मेटल्स के जो आपके पास कंटेनर्स होते हैं उनका फंक्शन एक ही होता है। असल में इन दोनों के अंदर जो है वो थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। जैसे आपके पास जो आयरन और स्टील है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, तो जो आयरन है वो एक प्योर मेटल है, प्योर आयरन मेटल है। ठीक है। और स्टील जो है वो आपके पास एक अलाय है। अलाय आपको पता है कि क्या चीज होती है? अलाय क्या चीज होती है? combination यस, combination मिक्सचर of या two or more than one यस, metal. मिक्सचर या मिक्सचर और कॉम्बिनेशन होता है आपके पास दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। तो यहाँ पे आपके पास एक सिंगल मेटल है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास मोर देन वन मेटल्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन है आपके पास। तो अगर आप इन दोनों की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं, कंपोजिशन को कंपेयर करते हैं, तो जो आपके पास आयरन है ये प्योर आयरन मेटल है, और ये आपके पास अलाय है जिसमें फॉलोइंग मेटल्स जो है वो मौजूद है। ठीक है, जिनकी लिस्ट आपने ऊपर डेफिनेशन में भी देखी थी। अब ये आपके पास एक सॉफ्ट मेटल है एज कम्पेयर टू स्टील। स्टील और आयरन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो फिजिकली ये आपके पास एक सॉफ्ट मेटल है और ये आपके पास एक हार्ड अलाय है। ठीक है। अगर आप स्टील का बना हुआ जो आपके पास एक ये कील होता है, नेल होता है, इसको आप कंपेयर करते हैं आयरन से बने हुए नेल के साथ, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो स्टील का नेल होगा ना उसका वेट ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये हार्ड अलाय है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है। और ये आपके पास सॉफ्ट मेटल होती है, इसकी डेंसिटी आपके पास जो है वो कम होती है। अच्छा, अब दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से स्टील को जो है वो ज्यादा यूज किया जाता है वो क्या है कि आयरन जो है वो प्योर मेटल होती है, तो उसके अंदर रस्ट जो है वो इजीली क्रिएट हो जाता है। रस्ट का पता ना क्या चीज है? यस मैम, जंग लग जाना। जंग लगती है, वो आपके पास एक स्पेसिफिक किस्म का केमिकल रिएक्शन होता है, जो मेटल सरफेस होती है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके रस्ट क्रिएट करती है। और रस्ट जो है वो आपके पास एक ऐसा ऐसा जो है वो प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में क्या हुआ है कि अगर एक दफा रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया आयरन के अंदर, तो जब तक आपकी सारी की सारी आयरन जो है उसको ये रस्ट जो है ये खा नहीं जाती। ठीक है।
नहीं कर देती, टोटली एंड नहीं कर देती, तब तक आप रस्ट अगर एक दफा स्टार्ट हो गया तो उसको रोक नहीं सकते। इसका मतलब है कि रस्ट क्या करती है, आपकी मेटल को टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आप जिस भी कंपनी में, घर में, या जिस भी इंडस्ट्री में, या जिस भी लेवल पे अगर आयरन को यूज कर रहे हैं, अगर रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और आपके पास टोटली जो है वो उस कंपोनेंट का लॉस हो जाएगा जो आपने आयरन की बनाई हुई। ठीक है, तो क्या किया गया फिर के ये आयरन की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए, इसको रस्टिंग से सेव करने के लिए क्या किया गया, इसका एक अलाय बना दिया गया। अब ये जो अलाय है ये कंपैरेटिवली हार्ड भी और कोरोजन रेजिस्टेंट भी है। ठीक है, आपने देखा है कि आयरन के ऊपर तो रस्टिंग का प्रोसेस होता है, लेकिन स्टील पे शायद ही आपने कभी रस्टिंग का प्रोसेस देखा हो। कभी देखा है? यस सर, यस मैम, देखा है। स्टील पे नो रस्टिंग मैम। का प्रोसेस, स्टील पे रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होता, आयरन पे होता है, प्योर मेटल पे। यस ठीक मैम, है, स्टील कभी भी नहीं होता जितनी देर मर्जी पड़े रहे बर्तन उस हाँ पे। जी, बेशक। तो ये स्टील जो है असल में इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना, जिसकी वजह से इसको ज्यादा यूज किया जाता है, वो है ही ये कि ये करोजन रेजिस्टेंट है। इस पे रस्ट जो है वो अपनी डिस्ट्रक्शन जो है वो शो नहीं कर सकते। तो बहुत सी जो आपके पास इंडस्ट्रीज हैं उनमें आयरन को स्टील से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, रस्टिंग की वजह से होने वाले लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। अब ये जो स्टील है इसको इंडस्ट्री में जब प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, तो इसकी क्वालिटी भी चेक करनी पड़ती है। ठीक है, क्वालिटी चेक करने के लिए क्या किया जाता है कि जब स्टील को प्रिपेयर किया जाता है तो ये जो इसके अंदर डिफरेंट मेटल्स हैं, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन चेक की जाती है कि रिक्वायर्ड लेवल तक मौजूद है या नहीं। क्योंकि अगर ये मेटल्स रिक्वायर्ड लेवल से ज़्यादा हों तो भी ये क्या करती हैं, स्टील की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करती हैं, और अगर कम हो तो भी। तो क्या किया जाता है कि इस स्टील जो है उसकी जो है वो स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस करते हैं, इसकी क्वालिटी को फर्दर अश्योर करने के लिए, फर्दर जो इसकी सिचुएशंस हैं उनको ज़्यादा सूटेबल बनाने के लिए। तो अब ये आपके पास ये जो हमने स्टील की डेफिनेशन की है कि हमारे पास जो है वो आयरन के साथ 1% कार्बन है, मैग्नीज है, निकल है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम, बोरान, और ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। हम जो आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस करेंगे वो हम कोबाल्ट की कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए करेंगे। ठीक है, ये जो आपके पास पूरा स्टील सैंपल है, आज जो हम आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस करेंगे वो कोबाल्ट की कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो कोबाल्ट जो है वो आपने ये भी जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कोबाल्ट इन स्टील सैंपल करें। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कोबाल्ट हम कर रहे हैं स्टील सैंपल के अंदर। ठीक है, और ये जो है वो हमने लास्ट टाइम आपने जहाँ पे आयोडीन की एनालिसिस की थी तो हमने ये कहा था कि आपका जो पूरा मिक्सचर है उसके अंदर से जो आपकी मेटल ऑफ इंटरेस्ट है या आपका जो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी आप क्वांटिटी चेक करना चाहते हैं उसके मैस को हमने कहा था M1 ग्राम। याद है लास्ट वाला लेक्चर? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, अब जो है वो हम इसको जो है वो फर्दर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें आपके पास जो रोल ऑफ कोबाल्ट है स्टील के अंदर, ठीक है, वो हम देखते हैं कि इस पूरे मिक्सर के अंदर से कोबाल्ट को ही चेक करने की क्यों जरूरत है। देखें एलिमेंट्स तो आपके पास और भी हैं, लेकिन जो हम आईडीए टेस्ट कर रहे हैं, आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस कर रहे हैं, वो कोबाल्ट की कर रहे हैं। तो कोबाल्ट का क्या रोल है आपके पास स्टील के लिए, क्यों इसको चेक करना जरूरी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास कोबाल्ट है ये एक स्टील की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं रेड हार्डनेस। आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में रेड हार्डनेस के बारे में पढ़ा है कुछ? नो मैम। अच्छा, चलें मुझे ये बताएं कि जब मेटल को हीट अप किया जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर आपने कभी कोई कलर चेंज ऑब्जर्व किया? यस यस मैम। मैम, वो रेड कलर का हो जाता रेड कलर की हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई भी मेटल जो है वो क्या करती है, वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, और जैसे जैसे एब्जॉर्ब करती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो आपकी मेटल होती है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करके अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल से एक्साइटेड एनर्जी लेवल में जाते हैं। ठीक है, और जब वो एक्साइटेड एनर्जी लेवल में जाते हैं तो आपको पता है कि कोई भी आपके पास जो स्पीशी है वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकती। ठीक है, जब वो डी एक्साइट होके वापस आते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं जो आपको रेड कलर की फॉर्म में नजर आती है। फिर जैसे जैसे आप मेटल को ज्यादा हीट करते हैं समटाइम्स आप अदर कलर्स भी ऑब्जर्व करते हैं, आपको एक पर्पल कलर भी नजर आता है, ब्लू कलर भी नजर आता है। ठीक है, तो समटाइम्स तो ऐसे होता है कि आप जिस मेटल को हीट कर रहे होते हैं आपको उसके ऊपर पूरी एक रेनबो नजर आनी शुरू हो जाती है। नोट किया कभी?
अब वो जो आपके पास डिफरेंट कलर्स शो होते हैं उस मेटल के ऊपर, वो एक्चुअली उस मेटल की जो है ना वो हीट को बियर करने की कैपेबिलिटी को बताते हैं। अगर किसी मेटल के अंदर वो जो रेड कलर अपीयर होता है हीट के एक्सपोजर पे, वो जल्दी अपीयर हो जाए, यानी जैसे ही आपने मेटल को रखा जो है वो हीट करने के लिए, विद इन 1 मिनट और 2 मिनट आपको रेड कलर नजर आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपके पास मेटल है ना उसके पास हीट को बियर करने की कैपेबिलिटी कम थी, हीट को बियर करने की उसके पास प्रॉपर्टी जो है वो कम थी। ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने कुछ मेटल्स ऐसी ऑब्जर्व की होंगी कि उनको जितना भी हीट किया जाए आपको उसके ऊपर वो रेडिश शेड जो है वो नजर नहीं आता। अब कोई मेटल जो है वो जितनी देर से वो रेडिश शेड जो है वो, हाँ जी, तो वो क्या होता है कि वो जो रेड कलर होता है वो आपका जितनी देर से अपीयर होता है मेटल के अंदर, हीट को बियर करने की कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। क्लियर? यस मैम। तो अब क्या होता है कि आपके पास ये जो स्टील होती है ना, असल में इसका एक फंक्शन होता है इंडस्ट्री के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसको जो है उस वो जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसको हम रेड हार्डनेस कहते हैं। मेनली वो जो प्रॉपर्टी होती है उसके साथ एसोसिएटेड उसको रेड हार्डनेस कहते हैं। उस रेड हार्डनेस के रिजल्ट में जो फंक्शन प्रोड्यूस होता है मेटल के अंदर, वो क्या है कि आपकी मेटल जो है वो मैक्सिमम कितनी हीट को बियर कर सकती है। ठीक है, क्योंकि आप देखें कि अगर मेटल हीट को बियर नहीं करती, ठीक है, थोड़ी देर के बाद ही उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, तो फाइनली क्या होगा कि मेटल बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो स्टील है उसको जल्दी मेल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जल्दी मेल्ट हो जाती है तो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि जो स्टील है इसका एक कटर होता है, ठीक है, जिसको इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, स्टील का एक कटर होता है। ये देखें, ये आपके पास एक स्टील का कटर है। ठीक है, इसकी कंपोजिशन बिल्कुल वही है जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस की है। ठीक है, अब इस कटर से किया क्या जाता है, मेटल्स को कट किया जाता है। ठीक है, और कटिंग के दौरान जो है वो इस कटर को हीट भी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर इसकी हीट को बियर करने की कैपेबिलिटी कम हो, ठीक है, तो किसी भी मेटल को काटने से पहले ये खुद मेल्ट हो जाएगा। ऐसे ही है। सपोज दिस मेटल को आप कट करना चाहते हैं, आपने 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, इसका 700 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये तो कट करने से पहले खुद ही मेल्ट हो जाएगा। तो क्या ये आपका रिक्वायर्ड फंक्शन करेगा? नो मैम। मैम। ठीक नो है, मैम। तो इसलिए ये जो आपके पास स्टील का कटर होता है ना, जिसको डिफरेंट मेटल्स को कट करने के लिए किया जाता है, इसकी अपनी हीट को बियर करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ये ज्यादा हीट को बियर करे और खुद मेल्ट हुए बगैर दूसरी मेटल जो है उसकी कटिंग करे। ठीक है, तो ये जो आपके पास स्टील कटर होता है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो इस सूरत में इंक्रीज हो सकती है। थर्मल स्टेबिलिटी आप इस सूरत में अश्योर कर सकते हैं कि आपके पास जो इस स्टील की जो आपके पास रेड हार्डनेस है वो ज्यादा हो। रेड हार्डनेस का मतलब ये है कि हीट को बियर करने की कैपेबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है, तो इसकी हीट को बियर करने की जो कैपेबिलिटी है, जो इसकी रेड हार्डनेस है, वो आपके पास डिपेंड करती है इसके अंदर कोबाल्ट की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, क्योंकि अगर आप हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और हीट के रिजल्ट में ये खुद मेल्ट हो रही है, ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, रिक्वायर्ड फंक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि इसके अंदर कोबाल्ट की कंसंट्रेशन कम है। अगर आप इसके अंदर कोबाल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर देते हैं तो उसकी रेड हार्डनेस इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, इसकी हीट को बियर करने की कैपेबिलिटी या इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, और इंडस्ट्री के अंदर इसका जो फंक्शन होता है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। बात की समझ आई? यस मैम। तो करते हम क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर इसके फंक्शन को अश्योर करने के लिए, ये देखने के लिए कि हम जो स्टील एज मेटल कटर यूज कर रहे हैं उसके अंदर हीट को बियर करने की कैपेबिलिटी है या मेटल को कट करने के लिए जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो मौजूद है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कोबाल्ट की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। तो ये करती क्या है, कंट्रोल करती है कोबाल्ट आपके पास स्टील के अंदर रेड हार्डनेस को कंट्रोल करती है। स्टील की रेड हार्डनेस को कंट्रोल करती है कोबाल्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये चेक करने के लिए करने के लिए कि आपने सपोज कोई इंडस्ट्री ली है, आप वहाँ पे मेटल को कट करना चाहते हैं, तो ये चेक करने के लिए कि जो स्टील आप बाय कर रहे हैं अपनी मेटल के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर मेटल कटिंग करने के लिए, क्या वो आपकी रिक्वायर्ड मेटल को कट करेगी भी या नहीं, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसकी रेड हार्डनेस को चेक करेंगे और रेड हार्डनेस को
कंट्रोल कर रही है कोबाल्ट, तो उसकी कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए आपके पास जो एक एफिशिएंट मेथड है वो क्या है, वो है आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करती है, जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ होती है स्टील की उसको इंक्रीज करती है। आप देखते होंगे कि स्टील जो है उसको डिफरेंट शेप्स दी जाती हैं। मशीन्स जो बड़ी बड़ी स्टील की बनाई जाती हैं, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ जो है वो बाइंड करके ओवरऑल आप जो है उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। तो आप क्या, ये बाइंडिंग जो स्ट्रेंथ है इसको टू सम एक्सटेंट जो है वो एडिहेशन पावर भी कह सकते हैं, एडिहेशन फोर्सेस भी कह सकते हैं। तो अगर आप स्टील के अंदर कोबाल्ट की रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं करते, श्योर नहीं करते, तो उसके रिजल्ट में जो स्टील के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में जोड़ना या किसी मशीन के साथ जोड़ना या किसी रिक्वायर्ड प्लेस पे जोड़ना, रिक्वायर्ड फंक्शन प्रोड्यूस करने के लिए वो आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। समझ आई बात की? यस मैम। ठीक है, तो यस इन मैम। दोनों प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टील के अंदर कोबाल्ट की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं, अश्योर करते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास स्टील की क्वालिटी है, अब उसके लिए हमारे पास जो एक अश्योरेंस का टूल है वो क्या है कि हमें किसी तरह से उसके अंदर से कोबाल्ट की कंसंट्रेशन पता चल जाए, और वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कि कैसे हम आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस के थ्रू जो है वो स्टील जो है उसकी कंसंट्रेशन को चेक करेंगे अपने सैंपल के अंदर। ठीक है, इसको हम क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ स्टील भी कह सकते हैं थ्रू आईडीए। ठीक है, कि हम उसकी आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस के थ्रू जो है वो कोबाल्ट की रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन को चेक करके स्टील की क्वालिटी को श्योर कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक को हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ स्टील थ्रू आईडीए। थ्रू आईडीए। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसकी पॉसिबल हेडिंग्स हैं जिसके अंडर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि आपके पास जो आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस ऑफ स्टील है फॉर कोबाल्ट, उसके लिए जो आपके नेसेसरी स्टेप्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, अब आपके जो नेसेसरी स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने अपना एनालाइट कलेक्ट करना है। अच्छा, एनालाइट की डेफिनेशन याद है आप लोगों को? एनालाइट की डेफिनेशन क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले बच्चों को तो पता होना चाहिए। यस मैम, सैंपल ऑफ इंटरेस्ट। यस, सैंपल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सपोज आप साइल के अंदर अगर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को चेक करना चाह रहे हैं, तो साइल का आपने जितना मैस लिया है वो आपका सैंपल ऑफ इंटरेस्ट है। तो सैंपल ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपका मेनली है क्या? ठीक है, यहाँ पे इस आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस ऑफ कोबाल्ट इन स्टील सैंपल के अंदर आपका जो सैंपल ऑफ इंटरेस्ट है या आपका जो एनालाइट है वो है क्या? उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो है वो आप देखेंगे कि जो स्टील की प्रिपरेशन की जाती है, तो क्या किया जाता है कि ये जो आपने डिफरेंट मेटल्स अभी डेफिनेशन में पढ़ी हैं कि ये स्टील के अंदर मौजूद होती हैं, इन सबको आपस में मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद इसी इंडस्ट्री के अंदर एक कंपोनेंट होता है, उसको हम कहते हैं फर्नेस। आप सेंटीग्रेड मेंटेन कर सकते हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि मेटल्स जो हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं, तो मेटल्स को मिक्स करने के लिए क्या किया जाता है, पहले मेल्ट किया जाता है और उनका जो वो मोल्टन फॉर्म होती है ना उसको आपस में मिक्स किया जाता है, जो कि इस फॉर्म में होती है। तो अब आपने क्या करना है कि वो जो आपके पास स्टील है, कार्बन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, ठीक है, आपके पास ये जो सारी पॉसिबल मेटल्स हैं जो कि आप स्टील सैंपल में मिक्स करते हैं, उन सबको आपने मेल्ट करना है उस फर्नेस के अंदर जो कि हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, और जो इन सारी मेटल्स के मिक्सचर की मोल्टन फॉर्म है वो आपको इस फॉर्म में नजर आएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टील मेल्ट। तो आपका जो सैंपल ऑफ इंटरेस्ट है वो ये स्टील मेल्ट है, इसके अंदर से आपने थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और उसके अंदर से आपने कोबाल्ट की कंसंट्रेशन को चेक करना है। स्टील मेल्ट की समझ आ गई? यस जी अब मैम। आपने क्या, इंडस्ट्री में फर्नेस से जो आपका स्टील मेल्ट आ रहा है आपने थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी ले लेनी है, थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी आपने लेनी है जब आपने स्टील सैंपल के अंदर से कोबाल्ट की कंसंट्रेशन को चेक करना है। ठीक है, और यही आपका जो स्टील मेल्ट है यही आपका एनालाइट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका स्टेप था वो था कलेक्शन ऑफ एनालाइट। ठीक है, जिसके लिए आपने इंडस्ट्री से स्टील मेल्ट का एक छोटा सा पार्ट जो है वो कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, फिर आपने उसका वेट करना है। ठीक है, स्टील मेल्ट आपने लिया, आपने अपने एनालाइट का वेट भी करना है। ठीक है,
तो उसमें आपके पास क्या होगा कि ये जो आपका सैंपल है जिसके अंदर ये आपके पास डिफरेंट मेटल्स मौजूद हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, जो आपके स्टील मेटल की कंपोजिशन है, आपके पास इन सब मेटल्स का वेट जो है वो उस एनालाइट के वेट के अंदर जो है वो आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो आपका मैथ ऑफ एनालाइट है, इसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब आप सोडियम हैलाइड की कंसंट्रेशन को चेक कर रहे थे कि इसको हमने एम कहना है। ठीक है। अब इस एम के अंदर आपके पास आयरन का मैस है, कार्बन और उन सारी मेटल्स का मैस है जो हमने डिस्कस किया है कि आपके स्टील के अंदर इन द फॉर्म ऑफ अलॉय जो है वो मौजूद होती हैं। अब आपने क्या किया कि आपका जो मैस ऑफ एनालाइट था वो आपने डिटरमिन कर लिया, आपने अपना एनालाइट कलेक्ट किया और आपने उसका वेट वेट कर लिया। अब आपका जो एनालाइट है वो वेट एनालाइट है, ठीक है, जिसका मैस आपके पास एम है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि ये जो आपका एनालाइट है इसका वेट करने के बाद आपने इसको किसी एसिड के अंदर डिसॉल्व कर देना है, इसकी डाइजेशन करनी है। ठीक है। डाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपने सैंपल को टोटली ठीक है किसी पावरफुल सॉल्वेंट के अंदर इस तरह से डिसॉल्व करना है कि उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाए। ठीक है। जैसे कि स्टील के अंदर जो है वो कार्बन और ये सारी मेटल्स जो है मिक्स्ड फॉर्म में मौजूद हैं, तो अगर आप इनको डिसॉल्व करेंगे एसिड के अंदर तो सारे कंपोनेंट्स हैं उस मेल्ट के अंदर सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। बात की समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने कोबाल्ट का जो आइसोटोप है ना, उससे हमने क्या करना है कि आपका ये जो वेड सैंपल है एनालाइट का, जिसको आपने एसिड के अंदर भी डिसॉल्व किया हुआ है, उसकी हमने आइसोटोपिक डाइल्यूशन करनी है। यानी उसके अंदर जो कोबाल्ट मौजूद है, पहले से भी तो कोबाल्ट मौजूद है, कुछ कोबाल्ट हमने बाहर से ऐड करनी है जो कोबाल्ट का अनस्टेबल आइसोटोप होना चाहिए। ठीक है। और उस स्टेप को हम आइसोटोपिक डाइल्यूशन कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, आइसोटोपिक डाइल्यूशन करनी है। अब उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा एक आइसोटोप। ठीक है। तो कौन सा आइसोटोप यूज होना चाहिए कोबाल्ट का, उसके लिए ये मैंने आपको कोबाल्ट के 5 जो पॉसिबल आइसोटोप्स हैं वो दिखाए हैं। ये उसका आइसोटोप है, ये उसका एटॉमिक मास है, साथ में नेचुरल अबंडेंस है और हाफ लाइफ। जो सबसे पहला आपके पास आइसोटोप है इसका मैस 59 है, दूसरा 56, 57, 58, 60। ठीक है। अब अगर आप नेचुरल अबंडेंस इन सब की देखते हैं तो जो नेचुरल अबंडेंस आपके पास 59 की है वो 100% है और बाकी सबकी 0% है। ठीक है। लेकिन अब बाकी सबकी 0% का आपके पास मतलब क्या है कि नेचर में आपके पास कौन सा आइसोटोप अवेलेबल है? कोबाल्ट 59 अवेलेबल है। लेकिन अब मसला ये है कि आपने जो आइसोटोपिक डाइल्यूशन करनी है ना वो अनस्टेबल आइसोटोप के साथ होनी चाहिए। लेकिन ये जो 59 वाला आइसोटोप है ये तो स्टेबल है। ठीक है। ये स्टेबल है तो आप तो इसकी रेडिएशन मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, हमने रेडिएशन मेजरमेंट करनी है सैंपल के अंदर। तो फिर क्या किया जाए? अवेलेबल आपको सिर्फ ये है लेकिन ये स्टेबल है, आपको अनस्टेबल चाहिए। बाकी जो आपके पास चारों हैं वो अनस्टेबल है लेकिन वो आपके पास अवेलेबल नहीं है नेचर में। इसको पहले अनस्टेबल बनाएंगे न्यूट्रॉन बम्बार्ड करके। यस, इसको इसको अनस्टेबल बनाएंगे। ठीक है। कैसे कर सकते हैं आप देखें, अगर हम इसको इन चारों आइसोटोप्स में से किसी भी एक में कन्वर्ट कर देते हैं ना तो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन हो जाएगा, या अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये जो आपको चार आइसोटोप्स नजर आ रहे हैं, आपके ख्याल में उसमें से किस आइसोटोप में इसको कन्वर्ट करना सबसे आसान है? इन चारों में से किसी एक आइसोटोप में आपने इसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना आसान है? मैम यस, कोबाल्ट 60 में कन्वर्ट करना है इसको आसान। बिल्कुल। ठीक है। तो अब आपका जो सूटेबल आइसोटोप है वो ये है, उसकी रीजन सिर्फ ये है कि स्टेबल ये बेशक है लेकिन इसकी 100% जो है वो आपके पास नेचुरल अबंडेंस है और बाकी इनमें से कोई भी आपके पास नेचुरली अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अब क्योंकि और कोई आपके पास नेचुरली अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी एक आर्टिफिशियल रेट अनस्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा सुटेबल आपके पास ये है कि आप इसको वाल्ट 60 के अंदर कन्वर्ट कर दें। ठीक है। अब कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने जो है वो कहा था आइसोटोपिक ये न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस जो आपने पहले पढ़ी है, उसमें हम प्रिपरेशन ऑफ डिजायर्ड आइसोटोप करते थे। ठीक है। कैसे आप इस कोबाल्ट को इस डिजायर्ड आइसोटोप के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमने क्या करना है कि ये आपका जो कोबाल्ट 59 है इसको कोबाल्ट 60 में कन्वर्ट करना है, और 60 जो कि नेचुरली आपके पास 0% अवेलेबल है।
ठीक है। इसकी कुछ कंसंट्रेशन आपने प्रिपेयर करनी है और कोबाल्ट 59 से करनी है, जो आपके पास नेस्ली 100% अवेलेबल है। तो जो 100% है उसको कैसे आप अनस्टेबल में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका कोबाल्ट 59 है। आप इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे, ठीक है। जब आप इसकी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस करवाएंगे, जो पहले आपने टेक्निक डिटेल में पढ़ी है, तो ये क्या करेगा, एक तो कोबाल्ट 60 में कन्वर्ट होगा, साथ में गामा रेडिएशंस एमिट करेगा। तो आपका रिक्वायर्ड आइसोटोप प्रिपेयर हो गया। मैम जब ये है स्टेबल तो इसको अनस्टेबल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने क्या करना है, वो जो आपकी आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस है उसमें हमने ये कहा था कि जो सैंपल के अंदर आप आइसोटोप मिक्स करेंगे, वो जो न्यूक्लियर एमिशन करेगा आपने वो मेजर करनी है। तो जो स्टेबल है वो तो न्यूक्लियर एमिशन जो है वो एमिट ही नहीं करता, न्यूक्लियर एमिशन शो ही नहीं करता, तो क्या मेजर करेंगे। कुछ तो भी स्टेबल नहीं। को अनस्टेबल करके वो एमिशन करेगा ना। ओके मैम। और फिर हमने ये भी कहा कोबाल्ट ले आपके पास, कोबाल्ट जो आपके पास आपके स्टील सैंपल में पहले से मौजूद है वो भी स्टेबल है, ठीक है। तो अगर एक और स्टेबल ही ऐड कर देंगे फिर तो आपको कोई फायदा नहीं है, कोई अनस्टेबल आइसोटोप ऐड करेंगे तो फायदा होगा ना, ठीक है। अगर आपके स्टेबल आइसोटोप से पता लगना होता तो आपको तो बस वो सैंपल अपना उठाते स्टील का और आपको आपके पास आंसर आ जाता। अब उसके अंदर कोई वेरिएशन करेंगे ऐसी जिसको आप नोट कर सकें, तभी आप उसके अंदर होने वाली जो है वो किसी प्रोसेस की एंटिसिपेशन कर सकेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब कोबाल्ट को अनस्टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है। और है भी कोबाल्ट का आइसोटोप, इसको ऐड करेंगे तो इसकी रेडिएशन आप मेजर भी कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपका जो रिक्वायर्ड सैंपल है, ठीक है, आपका जो रिक्वायर्ड आइसोटोप है वो प्रिपेयर हो गया। अब आपने इसका भी वेट और एक्टिविटी मेजर कर लेनी है, ठीक है। वेट के लिए आपने वेइंग बैलेंस लेना है और एक्टिविटी को मेजर करने के लिए आपने जीएम काउंटर लेना है, ठीक है। तो अब दो चीजें आपके पास जो है वो और आ गई हैं, ठीक है। आपने क्या करना है अब उसके बाद कि आपका ये जो वेट सैंपल है जिसका आपके पास वेट भी, ये जो आपने आइसोटोप प्रिपेयर किया है कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60, जिसका आपके पास वेट भी आ गया है वेइंग बैलेंस से, और उसकी एक्टिविटी भी आपने मेजर कर लिया, अब उसकी एक्टिविटी भी नोन है, इसको आपने क्या करना है, अपने एनालाइट के अंदर ऐड करना है। ये जो आपने आर्टिफिशियली अपना कोबाल्ट का आइसोटोप प्रिपेयर किया है, इसका वेट और एक्टिविटी मेजर करने के बाद आपने अपने एनालाइट के अंदर इसको ऐड कर देना है। और एक्चुअली यही यही आपका स्टेप जो है वो आइसोटोपिक डाइल्यूशन है, कि आपने अपने स्टेबल आइसोटोप के अंदर कुछ क्वांटिटी जो है वो अनस्टेबल की ऐड करके उसको डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है। अब आपके पास जो कोबाल्ट का मैस है जो आप आइसोटोपिक डाइल्यूशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो अनस्टेबल आइसोटोप का मैस होता है उसको हम स्टेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एम स्टार, ठीक है, जो आपने पहले से मेजर करके उसको एनालाइट के अंदर ऐड किया है, ठीक है। इस कोबाल्ट 60 का मैस आप मेजर करते हैं, उसको एम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसको मेन एनालाइट के अंदर ऐड करते हैं। क्लियर? ये आपने वो सोडियम हैलाइड वाले केस में भी किया था। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। स्टेप्स वही वाले हैं यहाँ पे, बस आपका जो सैंपल है ना उसकी आपके पास जो नेचर है क्योंकि वो चेंज हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है कि आपके एनालाइट के अंदर मैस एम जो है वो एनालाइट का अपना पर्सनल मैस है, और एम स्टार जो है वो आपने कोबाल्ट 60 का मैस अनस्टेबल आइसोटोप का मैस उसके अंदर ऐड कर दिया है। तो आप आपके पास जो एनालाइट का टोटल मैस है, ठीक है, आइसोटोपिक डाइल्यूशन के बाद, उसको हम कहेंगे M1 प्लस एम स्टार। ये आपके प्योर एनालाइट का मैस, स्टील मेल्ट का मैस, और ये वाला जो है ये आपके पास कोबाल्ट 60 का मैस है, ठीक है। अब ये जो आपके पास आपने दो कंपोनेंट मिक्स किए, अब आपने क्या करना है, इसकी होमोजेनाइजेशन करनी है, यानी आपका वो जो स्टील मेल्ट है जिसके अंदर आपने अपना आइसोटोपी ऐड कर दिया, उसको आपने अच्छी तरह से शेक करना है, किसी शेकर के थ्रू कर लें लैब के अंदर, या बाय हैंड कर लें, या जैसे भी आपने क्या करना है, अपने सैंपल को अच्छी तरह से शेक करना है, उसकी होमोजेनाइजेशन करनी है, ताकि वो इक्वली इवनली जो है वो आपका कोबाल्ट 60 जो है वो पूरे सैंपल के अंदर डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। उसकी टोटल सॉल्युबिलिटी जो है 100% जो उसकी सॉल्युबिलिटी है उसको श्योर करने के लिए आपने क्या करना है, होमोजेनाइजेशन करनी है इस मिक्सचर की। ये स्टेप भी क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है कि आपने लास्ट टाइम भी देखा था कि जब आयोडीन को आपने एक दफा मिक्स कर दिया था, उसकी मिक्सिंग भी कर दी थी, तो उसके बाद आपने उसकी सेपरेशन या एक्सट्रैक्शन की थी डिजायर्ड सैंपल से, क्योंकि जब तक आप कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट की एक्सट्रैक्शन नहीं करते सैंपल से, आप उसकी एक्टिविटी नहीं मेजर कर सकते,
ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी आपका जो कोबाल्ट है, वो जो मेल्ट है जिसके अंदर आपका ये कोबाल्ट मौजूद है स्टील का, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर काफी सारी मेटल्स हैं, तो आपने क्या करना है कि उसके अंदर से कोबाल्ट को पहले सेपरेट करना है किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से, ताकि उसकी एक्टिविटी मेजरमेंट की जा सके। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो आपका स्टील मेल्ट है इसकी सम क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है। उसको किसी भी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोड डिपॉजिट कर देते हैं। इलेक्ट्रो डेपोजिशन का पता है? मैम इलेक्ट्रोलाइसिस से के थ्रू जो है वो डेपोजिशन करवाई जाती है, इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डेपोजिशन। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रो डेपोजिशन के लिए जो आप लोगों ने कॉमनली लिटरेचर में वर्ड पढ़ा है ना, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तो पता होगा ना। यस मैम पता है। इलेक्ट्रो डेपोजिशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये एक और नाम है। तो आपने ओके क्या मैम। करना है कि आपने ये जो सैंपल प्रिपेयर किया है ना, ठीक है, इसमें से कुछ सैंपल की आपने किसी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देनी है। ठीक है। जब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे ना, तो आपका जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है कोबाल्ट, ठीक है, वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। उसकी एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। उसकी जब एक्सट्रैक्शन हो जाएगी तो उसकी जो एक्टिविटी है उसकी जीएम काउंटर से मेजरमेंट ले लें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद। ठीक है। अब आपने क्या करना है, फाइनल आपका स्टेप क्या है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज आई हैं आपने सब की सब फार्मूले में पुट करनी है। फार्मूला कौन सा? एक आपने ये फार्मूला जो है वो डिराइव किया था लास्ट टाइम, और एक ये डिराइव किया था। एम स्टार की वैल्यू भी आपने डिटरमिन की थी पीछे, जब आपने आइसोटोप अपना ऐड किया था तो आपने उसका मैच किया था पहले। एक्टिविटी बिफोर एंड आफ्टर में ये जो है वो मिक्सिंग जो है वो भी आपने नोट की। ठीक है। आप फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें तो आपके पास M1 का मैच आ जाएगा। और ये M1 आपने बिल्कुल स्टार्ट में सपोज किया था कि आपके पास जो है वो कोबाल्ट मेटल का मैस है जिसकी आप कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना चाहते हैं। समझ आ गई? यस मैम। Yes. यस मैम। अब ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड फंक्शन इसके अंदर, आपकी जो आपका पूरा प्रोसेस है उसको मैंने एक जो है ये जो सारे स्टेप्स आपने वन बाय वन किए हैं उसको मैंने एक जो है फ्लो शीट डायग्राम के फॉर्म में शो किया कि आपने कलेक्शन ऑफ स्टील मेल्ट ली थी जिसका मैस एम था, फिर आपने उसकी एक एसिड के अंदर डाइजेशन की थी। ठीक है, स्टील मेल्ट की। फिर आपने चॉइस जो है वो देखी थी, एक सूटेबल आइसोटोप को चूज किया था जो कि था। फिर आपने न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट के थ्रू किया। प्रिपेयर करने के बाद आपने उसको जो आपका डिजायर्ड आइसोटोप था आपने उसका वेट किया। फिर आपने उसको क्या किया कि उसकी एक्टिविटी मेजरमेंट की। फिर आपने क्या किया, आपने अपने एनालाइट के अंदर उसको ऐड किया। फिर आपने उसकी होमोजेनाइजेशन की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, एक्सट्रैक्शन की। ठीक है। एक्सट्रैक्शन के बाद आपने उसकी एक्टिविटी को मेजरमेंट किया, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट किया फार्मूले में पुट करने के बाद एंड पे जो आपका एक एडिशनल स्टेप है कि जब आप अपना सारा प्रोसेस कैरी कर लेंगे तो एंड पे जो आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है उसके डिस्पोजल का आपने एक प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना है। ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आप जैसे लैब में आते हैं और अपना जो प्रैक्टिकल का सामान होता है वो वेस्ट करके फेंक जाते हैं। इसको वेस्ट करने का एक प्रॉपर मेथड है। आप इसको वॉश करके सिंपली वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में रेडिएशन जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए अवेलेबल रहती हैं। क्लियर हो गया? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। अब यस मैम। इसी से आप इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो सिंपल है और आपने इसी से खुद अंडरस्टैंड करना है कि आपको किस किस्म की इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए इस सारी आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस को प्रोसीड करने के लिए। तो ये जो आपके पास पूरी एक स्कीम है जो मैंने आपको फ्लो शीट डायग्राम बना के दिखाई थी, इसमें देखें कि आप मेनली कर क्या क्या रहे हैं। ठीक है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कौन कौन सा कंपोनेंट चाहिए। ठीक है। एक तो यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल स्टार्ट में हमने कहा था कि आपका सैंपल जो है उसको जो है वो आपने वेट सैंपल लेना है। ठीक है। और फिर उसकी रेडियो एक्टिविटी मेजर करना है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि सैंपल को हैंडल करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आपने एक्टिवेशन मेजर करनी है न्यूक्लियाई की, और उसके अलावा जो है वो प्रिपेयर्ड आइसोटोप को प्रिपेयर करना है जो कि आपका डिजायर्ड है, और वेइंग कैरी करनी है। ठीक है। एक्टिविटी की मेजरमेंट लेनी है। तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन आपके सामने जो है वो आ जाएगी। सबसे पहले तो हमने जो यहाँ पे देखा था कि आपकी जो हैंडलिंग ऑफ आइसोटोप, ठीक है, ये जो आपके पास हैंडलिंग ऑफ आइसोटोप है, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं आपको कौन से कंपोनेंट्स चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आप ऐसे ही नहीं कि कहीं से अभी आप आइसोटोप खरीद के ले आए और काम करना शुरू कर दें। सबसे पहले आपको आइसोटोप्स की हैंडलिंग के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस समझते हैं ना क्या होता है? ये जो लोग ड्राइविंग का लाइसेंस लेते हैं, जरा डिफाइन करें लाइसेंस क्या चीज होती है।
कोई है जिसने ड्राइविंग का मैम लाइसेंस लिया हो आप परमिशन लोगों में लेटर से? टाइप होता है कि यू आर यस परमिटेड। यस बिल्कुल। आप ये देखें ना कि आइसोटोप्स जो है वो एक सेंसिटिव मटेरियल है, उसकी रेडिएशन हमने ये भी डिस्कस किया है। बिल्कुल नहीं होता कि ठीक होता है मतलब। हाँ जी। तो आप ये देखें कि आइसोटोप्स जो है एक सेंसिटिव मटेरियल है। आपने ये भी कहा कि हाफ लाइफ आपके पास ईयर्स में भी हो सकती है। अगर ईयर्स में भी हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि रेडिएशंस भी ईयर्स तक मौजूद रह सकती हैं आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि कोई जो है वो इनएक्सपीरियंस बंदा है, यानी जिसने मास्टर्स एजुकेशन में किया है या मास्टर्स जो है वो उसने इंग्लिश में किया है तो हम उसको आइसोटोप पकड़ा दें, क्या ये पॉसिबल है? नो मैम। हमें हमेशा जो